नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे आज राउंडिंग ऑफ अ लेवल कर्व रोड, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई व्हीकल वो कर्व रोड पे राउंड कर रहा है, टर्न ले रहा है कर्व रोड पर, तो उसकी राउंडिंग में कितनी वेलोसिटी के साथ वो टर्न ले ताकि वो विदाउट एनी स्लिपिंग, विदाउट एनी डैमेज और हार्म स्मूथली क्या कर जाए, उस कर्व रोड में पाथ पर मूव कर जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कंसिडर करेंगे, ये हमारा एक कर्व रोड है, ठीक है। इसमें ये हमारा व्हीकल प्लेस्ड है, व्हीकल का वेट है जो एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। जो व्हीकल का वेट है वो क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है जो कैसे एक्ट कर रहा है हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन। वेट की अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स कैसे एक्ट करेगा, वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करेगा। तो ये तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि हमारा जो व्हीकल है वो अपवर्ड मूव नहीं कर रहा, हवा में मूव नहीं करता कभी भी। तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि आर किसके इक्वल हो गया, हमारा एम जी के इक्वल। फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, क्योंकि आर माइनस एम जी, टोटल नेट फोर्स कितना हो गया, दोनों फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन है, तो एम जी माइनस आर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से जो हमारा रिएक्शन फोर्स है बेटा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हमें किस में मूव करवाना है, कर्व पाथ में मूव करवाना है। और मैंने आपको अभी बताया था डायनेमिक्स वाले टॉपिक में, जब करवाया था मैंने आपको कल, डायनेमिक्स वाले में हमने क्या कहा था कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट में हम कब लगाते हैं, जब हमें ऑब्जेक्ट को किस में मूव करवाना, सर्कुलर पाथ में मूव करवाना। तो उस सेंट्रीपिटल फोर्स में भी एक टर्म रह गई थी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना था हमारा, m/a था। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात आती है। एक्सेलरेशन क्या होती है, हमने प्रीवियस सेकंड चैप्टर में पढ़ रखी है। एक्सेलरेशन क्या होती है, जब ऑब्जेक्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो ये होती है हमारी v²/r। ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ये फोर्स हम जब ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे ताकि वो किसमें मूव करे, सर्कुलर पाथ में मूव करे। ये हमारा मान लेते, चलो एक्सटर्नल फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स को मान लेते हैं p, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट पे हम p फोर्स लगा रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण वो किसमें मूव करना स्टार्ट करते हैं, कर्व पाथ में मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो इसके साथ साथ ही ऑब्जेक्ट पे क्या भी लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा। इसका रिएक्शन ये रहा, सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। जो ऑब्जेक्ट को किसमें मूव करवाने की कोशिश करेगा कि ऑब्जेक्ट किसमें मूव करे, अगेन स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करे। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन लगाएंगे, जो अगर हमारा व्हीकल होगा उसके व्हील्स लगाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके कारण ऑब्जेक्ट किसमें मूव करना स्टार्ट करे, कोशिश करेगा अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को मूव करने की, अपनी टेंडेंसी को रिगेन करने की कोशिश करेगा। और उस चीज को अपोज करने का कौन काम करेगा, हमारा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का फोर्स कब लगेगा, ड्यू टू द कॉन्टैक्ट, किसके बीच में कॉन्टैक्ट, रोड के बीच में और जो हमारे व्हील्स है व्हीकल के उनके बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट में एक दूसरे के, तब क्या लगेगा, हमारे यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसको अपोज करेगा, जो व्हील्स की टेंडेंसी है टू मूव इन द स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जब अप्लाइड फोर्स क्या हो जाता है, लेस देन इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो। मैंने आपको फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेमेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन में बताया था कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है कब लेस देन इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स होगा, कब इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स होगा, कब ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स होगा। तो वो कंडीशंस आप वहां से पढ़ लेना। अब हमें ऑब्जेक्ट को क्या करवाना है, मूव करवाना है। अब हम ये बात करें फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कौन सा है हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का जो टेंडेंसी थी उसकी स्ट्रेट लाइन में मूव करने की, उसको कर रहा है अपोज। तो इसके कारण ऑब्जेक्ट अपना स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है हमारा, m/v²/r, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, f हो जाएगी, ठीक है। अब हमने जो लॉ थे फ्रिक्शन के, जो वेरी फर्स्ट लॉ था फ्रिक्शन का, वो क्या कहता था, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। फर्स्ट लॉ था जो लॉ ऑफ फ्रिक्शंस का, फर्स्ट लॉ क्या कहता था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो f किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से μs। ये क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू में क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। f इज इक्वल्स टू μs। r कितना है हमारा, नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होते हैं, ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर f की वैल्यू हम पुट करें यहाँ से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी f की, μs कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मास मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
m से m कैंसिल, r को इस साइड ले जाएंगे तो v स्क्वायर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किससे कम होनी चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, रेडियस ऑफ द कर्व्ड पाथ एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हमें r की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या आ जाएगा, अंडर द रूट। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जिसके साथ ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, टर्न ले रहा होगा इन अ कर्व्ड पाथ में, ताकि वो स्मूथली टर्न ले सके। ठीक है, तो ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जिससे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। ये मैक्सिमम वेलोसिटी किसके पे डिपेंड करेगी, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पर, रेडियस पर, द कर्व्ड रोड एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। ठीक है।